जनाब, बजट 2024-25 पेश हो गया है और जनाब हुजम बजट का है 18.9 ट्रिलियन और वसूलियों का हुजम है 13 ट्रिलियन रुपीस। मज़े की बात यह है या अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता साल भी तनख्वाहदार तबके ने सबसे ज़्यादा 300 अरब टैक्स दिया, रिटेल एंड होलसेल ने 71 अरब टैक्स दिया और इंडस्ट्री पे 61% टैक्स का बोझ पड़ा। हमने तनख्वाहदार तबके से बात की, आइए आपको दिखाते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट को लेके। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी बजट 2024-25 में तनख्वाहदार तबके पे टैक्स बढ़ा दिया गया है। पिछले साल के निस्बत टैक्स को डबल कर दिया गया है। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से बताएंगे कि क्या मौक़िफ़ है आपका इस वक्त। सर मुश्किलात अभी कम नहीं है, पहले बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं तो और बढ़ेंगे। इसके अलावा जो महंगाई हो रही है, पेट्रोल की तरफ भी जाएगा काम, जितना महंगाई हो रही है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जाएगा काम, नीचे तो नहीं आएगा पाकिस्तान में। तो जो गवर्नमेंट अब आई है इसने अपना जेब दोबारा भरेगी, जेब भरने आई है, जेब भर के जाएगी अब। और हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और उनकी मुश्किलात आपको सुनाते हैं। जी, वफाकी हुकूमत ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट में इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं दिया गया। इस वक्त मेरे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे मौजूद हैं, सनतकार फैसलाबाद के मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो बजट आया है इसमें इंडस्ट्री को क्या रिलीफ मिला है? बहुत शुक्रिया आपका। इंडस्ट्री को रिलीफ तो क्या मिलना था, इंडस्ट्री के साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ है, क्योंकि स्टेट ने बड़ी देर से ये बात चल रही थी कि हम आपको रिलीफ देंगे ताकि हम कम अज़ कम इंटरनेशनल तो नहीं रीजनल कंट्रीज़ से कम्पीट कर सकें, जहाँ पे 6 सेंट से लेके 8 सेंट तक बिजली का रेट है और हमारा 18 सेंट पे लोग कम्पीट कैसे करेंगे। और इवन इथोपिया जैसे मुल्कों में 3 सेंट रेट है और उन्होंने उसको 9 सेंट मुतालबा था। तो इंडस्ट्री का ख्याल था हो सकता है कि 12 सेंट पे कोई बात इस थोड़ा वो सिस्टम चलता रहे, लेकिन अभी इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया और हमने ये बहुत से लोगों को कहते सुना है। अब हम कोई चारा नहीं रहा कि हम वी शुड लीव। अगर ये लोग पाकिस्तान से सनतकार भी चले जाएंगे और प्रोफेशनल लोग, हाईली स्किल्ड लोग भी चले जाएंगे, पीछे क्या बचेगा? जब लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए लोग तो बुला के लोग अपने मुल्कों में लेके जाते हैं कि आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। सनतकार मुतमईन नहीं है इस बजट? सनतकार बिल्कुल मुतमईन नहीं है। सनतकार बहुत बुरी तरह उसका जो ज़हन में थोड़ा बहुत खाका था कि शायद कोई हमारी रिलीफ का भी सिलसिला निकले, वो नहीं निकला और वह बुरी तरह इस वक्त मसख हो चुका है। मज़ीद भी मेरे साथ जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे और सनतकार मौजूद हैं। राव साहब, किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो एक्सपोर्ट है वो अहमियत का अमल होती है, लेकिन एक्सपोर्ट पे मज़ीद टैक्सेस लग गए, क्या कहते हैं? देखें, ये बैड लक है। एक और साल जो है वो इस तरह का बजट आया कि जिसमें स्टेक होल्डर्स को कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। एक्चुअल मसला क्या है? मसला ये है कि वो लोग, बाबू लोग ऑफिस में बैठ के बजट बनाते हैं जिनका रियलिस्टिक बुनियाद पे कोई सनत से, कारोबार से कोई तल्लक नहीं होता। आप देखें प्रैक्टिकली जो बंदे काम करते हैं, आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, उन्हें बैठें, उनसे पूछें कि हमने किस तरह करना है। स्टेक होल्डर है कौन? सबसे बड़े आपके पास हैं तमाम पाकिस्तान की चैम्बर्स। आप चैम्बर्स के लोगों को, उनके ऑफिस बेरर्स को, उनके नुमाइंदगान को साथ बिठाएं, पूछें, आप सवाल रखें कि हम मुल्क को तरक्की की तरफ किस तरह लेके जा सकते हैं। ये सवाल होना चाहिए हुकूमत की तरफ से चैम्बर्स के नुमाइंदों को, ताजरों के नुमाइंदों को, कि आएँ बैठें, ये हमारे मसाइल हैं, हमने किस तरह इसको आगे लेके चलना है। और इंडस्ट्रियलिस्ट तबका इस बजट को लेके क्या सोच रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मौजूद हैं और यहाँ पे सनतकारों का इस बजट पर क्या मौक़िफ़ है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट हैं काटी के हमारे साथ मौजूद हैं, जौहर अली कंदारी साहब। सर, बजट आया, बजट आपने सुना, बजट तकरीर में वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने इंडस्ट्री के हवाले से जो बात की,
उसको किस तरह देख रहे हैं कराची के सनतकार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बजट्स के बाद एक्चुअली ये बजट थोड़ा इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल था कि इस मरतबा जो हालात पिछले इस मुल्क में चल रहे थे, ख़ासतौर पे माशी हालात जो चल रहे थे, उसकी वजह से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी तमाम सनतकारों की और इवन आवाम की भी, क्योंकि बहुत बड़ा रिलीफ आएगा जिससे हम चीज़ें अपनी बेहतर करेंगे। जो क्योंकि अनसर्टिनिटी और इंस्टेबिलिटी गुजरी है पिछले 2-4 साल में, तो उसकी वजह से उम्मीदें बहुत वापस आती, लेकिन वो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और बजट ऐसा आया है कि आज 3 दिन बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि ये शुरू कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ से होगा। कोई ऐसा बड़ा रिलीफ नज़र नहीं आता, कोई ऐसा बड़ा इंसेंटिव नज़र नहीं आता जो इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए हो, बल्कि फ़र्दर टैक्सेस लाए गए और बड़े घुमा फिरा के लाए गए। बिल्कुल जी। इस वक्त हमारे साथ साबिक प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के, सलीम सलीम भाई, ये बताइएगा कि टैक्स नेट को ब्रॉड करने की बात की जा रही थी, आप लोगों की जानिब से भी यही हमेशा बात की जाती है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, लेकिन ये टैक्स नेट फिर उसी पे आ जाता है जो पहले से टैक्स में शामिल होता है, उसी पे टैक्स बढ़ जाता है। तो ओवरऑल बजट कैसा रहा बतौर सनतकार? पहले तो ये बताएं कैसे देखा? जो मेजर बर्डन डाला गया है वो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर था उसी के ऊपर डाल दिया गया। आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके ऊपर टैक्स आपको लगाना चाहिए था। हमारे यहाँ जब तक ये पॉलिटिक्स को हम इससे आउट नहीं करेंगे इकोनॉमी से, तो हमारा जो बजट है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। इस पर तो ग्रोथ की बात आप छोड़ दें, इस पर तो सर्वाइवल का मसला आ गया है। हम तो कहते हैं कि टैक्स आपका इंक्रीज़ होना चाहिए, आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन उसको करने के कोई तरीके होते हैं। अब की दफ़ा जो बजट था उससे हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि अब की दफ़ा इकोनॉमी को रिवाइव किया जाएगा, इकोनॉमी को चलाया जाएगा। आपकी इकोनॉमी प्रैक्टिकली इस पर बस गुजारा हो रहा है। सेहत के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है, क्या वो हमारा हेल्थ सिस्टम चला पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत पंजाब ने आइंदा माली साल के लिए अपना बजट पेश कर दिया, जिसमें शोबा सेहत के लिए तकरीबन 539 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 410 अरब की बात करें तो वो गैर तरक्याती जो है कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 128 अरब 60 करोड़ रुपए वो तरक्याती कामों के लिए जो है मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ ही बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी, दूसरा जो शोबा सेहत का एक महकमा है, उसके लिए 42 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। लेकिन इसके लिए इससे पहले जो है वो बात करूँ कि इस बजट में जो उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई? ख़ासतौर पर जो डॉक्टर कम्यूनिटी है वो क्या कहती है इस मुतालिक कि पंजाब भर के लिए क्या ये बजट जो है वो काफ़ी होगा? हमारे साथ डॉक्टर कम्यूनिटी एक मौजूद है, हम उनसे पूछ लेते हैं क्या कहते हैं वो इस बजट के हवाले से। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल जो हमारे स्टैटिस्टिक्स या इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक तो हमारा बजट बिल्कुल भी हेल्थ का, आपको पता ही है, GDP का 1 से लेकर 3% तक था, वो तो बड़ा कम है। लेकिन हमारे मुल्क के अगर ओवरऑल जो मौशी हालात देखें तो उसके मुताबिक एक बैलेंस बजट दिया गया है। एक अच्छी बात इसकी ये है कि जो कैंसर के मरीज़ों के लिए हॉस्पिटल का ऐलान किया गया है, अब अल्लाह करे ये हॉस्पिटल बन जाए। बजट में इसको उस वक्त अच्छा कहूँगा, बेशक कम पैसे रख दें, लेकिन जो पैसे रखें उसकी दवाई ख़रीद के गरीब मरीज़ तक पहुँचे। जो आपका माफिया, जो स्पेशली आपके स्टोरों में काम कर रहा है, जो आपके फार्मेसी में काम कर रहा है, जो ड्रग कंट्रोल विंग है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जो करप्शन का गढ़ है, जब तक इस तरह के जो अदारे हैं इनको नथ नहीं डाली जाएगी, ये अपनी लूटमार बंद नहीं करेंगे, ये बजट का कभी भी आवाम को फ़ायदा नहीं होना। हमारे साथ फीमेल डॉक्टर भी मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो क्या होती है? हज़ारों मरीजों का इलाज भी करती हैं आप, क्या कमी देखने में आती है? यहाँ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स जिन्हें हम कहते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। सिरिंजेस जो है वो हम मरीजों से अगर हम बाहर से मंगवाते तो एक ज़्यादती की बात है। तो सबसे पहले तो ये कि बजट एलोकेशन में रीवैम्पिंग से भी पहले जिस चीज़ को मैं समझती हूँ कि अद्वियात की फराहमी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ें थी उसमें अद्वियात की कमी है आज भी, जो कि हल नहीं की जा रही है। पेशेंट्स के लिए जो डॉक्टर्स की कमी है उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, स्पेशली जो फीमेल डॉक्टर्स हैं यहाँ पे हॉस्टल की कमी है। तो वो जो है वो इस जो पंजाब की वज़ीर आला है उनसे ये उम्मीद कर रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जहाँ पे नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जहाँ पे नए तरक्याती काम शुरू किए जा रहे हैं, वहीं पे डॉक्टर्स और पेशेंट्स के जो मसाइल हैं वो हल करने की उम्मीद रखते हैं। जी, और हमारे किसान भाई इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं। किसानों के लिए क्या कुछ है, कोई रिलीफ है आपकी नज़र में, क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हसार एग्रीकल्चर पर है, ज़राअत पर इन्हसार है, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने जो गंदम का बहरान और गंदम का जो सानिया जिससे किसान इस दफ़ा इस कदर क्राइसिस में चला गया है कि वो अगली फसल काश्त करने के काबिल ही नहीं रहा। हुकूमत ने 3,900 रुपये की इमदादी कीमत अनाउंस की, लेकिन कमाल डिटाई का मुजाहरा करते हुए 1 किलो गंदम नहीं ख़रीदी। मार्केट के अंदर इस टाइम गंदम की कीमत 2500-2600 रुपये है, लेकिन उसका ख़रीदार ही कोई नहीं।
अगला जो किसान को कोई ठंडी हवा का झोंका नज़र आ रहा था वो विफाकी और सूबाई बजट के अंदर नज़र आ रहा था, और किसान ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि शायद मेरे नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई विफाकी और सूबाई बजट के अंदर हो जाएगी, मुझे कोई खादों के अंदर सब्सिडी दी जाएगी, मुझे कोई दीगर इनपुट के अंदर सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है, ज़राअत आज वेंटिलेटर पे जा चुकी हुई है। चौधरी अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। चौधरी साहब, गंदम पे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, आगे अब कपास की फसल आ रही है, सारी फसल जनूबी पंजाब में है। क्या इस बजट से खादें, स्प्रे और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होती आपको नज़र आ रही हैं बजट के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत नहीं है, ये डाकू हैं। इन डाकुओं ने पहले तो हमारी गंदम लूटी है, इसके बाद हमें थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया गया था कि जी बजट में हम इसको ज़राअत को रिलीफ देंगे। इसने ट्रैक्टर भी महंगे कर दिए हैं और टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, खादें भी महंगी हैं, डीजल भी महंगा है। लिहाजा हमें ना इस डाकू हुकूमत से कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, ठीक ना। लिहाजा हम इसको हुकूमत नहीं, हम इसको डाकू कहेंगे। मुख्तलिफ तबकात की हमने बात सुनी और बजट के बाद हर कोई बड़ा परेशान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आई बजट की, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ ज़्यादा समझ आ गई है बजट की। लेकिन सब लोगों को ये पता है कि टैक्स का जो बोझ है वो आम आवाम पर पड़ेगा, यानी कि उन पे जिन पे पहले टैक्स लग रहा था उन पे ज़्यादा पड़ेगा। ज़्यादा जो तबका है जो इफ़ेक्ट होगा वो ज़ाहिर है तनख्वाहदार तबका है। लेकिन इसके अलावा रिटेलर्स पे भी इस बार एक ऐलान किया गया है कि 1 जुलाई से वो भी एक्सपेक्ट करें कि उन पे भी टैक्स लगेगा। होल सेलर्स, रिटेलर्स या मिडिल क्लास नौकरी पेशा आवाम जो है वो तो एक जगह हैं, लेकिन हमारा जो कारोबारी तबका है जो ज़रा सियासी ख़यालात भी रखता है और नॉलेज भी रखता है, वो क्या सोच रहा है। आज हम पहुँचे हैं गुलबर्ग सिटी टावर्स में और हम बड़े एक वाइब्रेंट क्राउड से बात करने जा रहे हैं आज के जिरगे में। हम आगाज़ कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन का सोहेल महमूद भट्ट साहब से, जो कि सदर माल रोड चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है कारोबार भी है आपका, कुछ अपने बारे में हमें तफसीलन बताएं कि आपका कारोबार किस तरह का है, और फिर उसके बाद हम बजट के बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपको मिलकर भी खुशी हुई और इस चैनल के ज़रिए जो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, ये बात बड़ी खुशाइंद है कि जो हमारा बजट है उसमें बेशक कुछ मुश्किलात भी हैं, और जो लोग कह रहे हैं, जो क्रिटिक कह रहे हैं, जो डिस्कशन हो रही है कि ये एक सख्त बजट होगा, लेकिन हमें अपना मुल्क चाहिए। बजट तो आते जाते रहते हैं, मुल्क होगा तो बजट भी होगा। आप अपनी जो अंजुमन ताजरान हैं और उसमें जब आप बात करते हैं और उनकी चूँकि आप यहाँ उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट आने से पहले वो तहफ़्फ़ुज़ात मेंटेन्ड हैं या कुछ रफ़ा दफ़ा हुए हैं? ताजर जो है वो सख्त क्राइसिस में है। ठीक है, ये क्या क्राइसिस है? जो क्राइसिस ये है कि गाहक नहीं है, जो माल बना के बैठे हुए हैं, जो हमारे रिटेलर हैं, वो एक सारा साल मेहनत करके ईद के नज़दीक सारा जो मामला है वो इकट्ठा कर लेते हैं सामान अपना, हर लिहाज से, चाहे वो मेकअप का सामान हो, चाहे वो जूते हो, कपड़े हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इकट्ठी करते हैं और फिर ईद की आस पे, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, वो दोनों ईदों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो आज देखने में ये आया है कि ना छोटी ईद पे इतना बिज़नेस हो सका है, ना बड़ी ईद पे इतना बिज़नेस की एक्सपेक्टेशन है। आजकल गर्मी की भी वजह है, लेकिन हकीकत ये है कि जो बायर है उसकी जो शिकत है वो नहीं रही, इसमें कोई शक आप नहीं। मेरी ही बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि रिटेलर पे अगर बोझ कम पड़ा है, टैक्स की को देखा जाए तो भी कम बोझ पड़ा है, लेकिन रिटेलर पे तो इसलिए बोझ पड़ जाता है कि जो खातून 3 या 4 जोड़े ईद के बना रही थी वो अब एक भी नहीं बनाना चाह रही। वो ये कह रही है कि मैं पुराना जोड़ा पहन लूँगी, क्योंकि कुव्वत ख़रीद ही नहीं है।
तो अगर क़ुव्वत ख़रीद नहीं होगी तो रिटेलर का तो फिर भी नुकसान होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और माल रोड तो मेरा ख्याल है कि जैसे एक ज़माने में इतनी हसल बसल रहती थी, अब वो दिखाई नहीं देती। देखिए, मैं वही उसी मैंने अर्ज़ किया कि परेशानी है, लेकिन इसके साथ साथ हम ताजरों को उम्मीद भी है। अच्छा, जुल्फ़िकार अहमद भट्टी साहब की तरफ चलते हैं कि जो हमारे औरंगज़ेब साहब है, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब, उन्होंने स्पीच में कहा कि वो सिंगल डिजिट में लाने की एट द एंड ऑफ द ईयर कोशिश, मतलब वो उन्होंने कह दिया कि वो ले आएंगे। अब देखिए 22% से अगर 16% भी आ जाए तो ये सिंगल फिगर तो नहीं है। 16% में भी कैसे लाएंगे, क्योंकि 16% से हमने आगाज़ किया था, ये जहाँ से ये बर्बादी शुरू हुई है तो 16% भी बहुत ज़्यादा था। तो ये 16% में भी कैसे लाएंगे, कोई जादू टोना ही करेंगे। विद दिस बैंक रेट आई कैन नॉट स्टार्ट अ बिज़नेस। इस वजह से मार्केट आपकी खुश हो रही है कि कुछ जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके तो वारे न्यारे हैं, लेकिन अगर आपने बिज़नेस शुरू करनी है या बिज़नेस को सस्टेन करना है तो ये बैंक रेट तो मतलब लॉजिकल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद भट्टी है जी। मेरा तल्लुक यहाँ गुलबर्ग की मार्केटों से है। लिबर्टी है हमारी मेन मार्केट है। आप जो बात कर रही हैं बेसिकली हमारा जो पाकिस्तान का हाल अगर हम देखें पिछले 4 साल से 5 साल से 6 साल से जिस बुरी तरह हमारी मईशत का बेड़ा गर्क किया गया है, उसके बाद तो हम ये सोच रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और बैंक की जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, जो सूद के मामलात हैं, जिस तरह सूद में कमी आई है, इसके जो असरात हैं हमें अनकरीब नज़र आएंगे। नहीं मीर साहब, आई एम श्योर इसके बारे में एक मौक़िफ़ होगा। कल से मैं बल्कि आपके बयानात भी सुन रही हूँ, लेकिन इस बैंक रेट के ऊपर जो आपने कहा कि थोड़ी बहुत तो इसमें नरमी आई है, लेकिन इनफ नहीं है। आपके ख़्याल में जो बात की गई है कि बजट ने डिफ़ॉल्ट से तो कम से कम हम बच गए थे, बजट से पहले ही बच गए थे, क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि जो बेहतरी है ना वो सिर्फ डिस्काउंट रेट्स में नहीं, बहुत सारे शोबों में उसकी ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रियासत के पास कोई गुंजाइश है, क्या रियासत के पास कोई ऑप्शंस हैं कि वो अपने आवाम को और कारोबारी तबके को और इस मईशत को चलाने के हवाले से ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा कर सकें जो बड़ी वेलकमिंग हो? ऐसा नहीं है। इसका जवाब है ऐसा नहीं है। बिकॉज़ देखें, हम ना एक डेट ट्रैप के अंदर बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं। ठीक है। और इस रियासत को जो है ना जी, इतनी मुश्किलात का सामना है, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये एक अनडिक्लेयर्ड डिफ़ॉल्टेड रियासत, डिफ़ॉल्ट ज़दा रियासत है। आपने इसको डिक्लेयर नहीं अभी किया। नहीं तो औरंगज़ेब साहब तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो थैंक यू बोल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, केयर टेकर गवर्नमेंट को, कि जी आपने डिफ़ॉल्ट से हमें बचा लिया। डिफ़ॉल्ट से इतना ही बचाया है ना कि हम जो है वो डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट नहीं हुए। अच्छा, तो ये तो बचा लिया ना। लेकिन नहीं अब एक मिनट, इससे पहले क्योंकि मुझे पता है कि आप इससे और ज़्यादा हम डेप्थ में बात करेंगे। 2 आपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, मैं चाहती हूँ उसको यहीं एड्रेस करें। आपने कहा अनडिक्लेयर्ड डिफ़ॉल्टेड स्टेट है, आपने कहा कि जिस मुसीबत में है रियासत के पास मतलब गुंजाइश ही क्या है, और डेथ ट्रैप तो है। तो पहला सवाल तो ये है कि जो पहला डेथ ट्रैप हमें, या डेथ ट्रैप जिसको शहबाज शरीफ साहब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कह रहे थे, बिल्कुल डेथ ट्रैप है। तो उसी तरह का डेथ ट्रैप या डेथ ट्रैप IMF ही का, जिसमें पहले किसी और ने हमें जकड़ दिया, अब उससे लंबा, उससे बड़ा बेल आउट पैकेज क्यों हम लेने जा रहे हैं? अब देखें, हमारा जो कारोबार सल्तनत है वो इस सूरत हाल से दो चार है कि IMF के बगैर नहीं चल सकता। और इस सारी सच्चाई को हमें आवाम को समझाना भी है और उसका इदराक भी दिलाना है। अगर आप जो है वो फूल्स पैराडाइज में रहना चाहते हैं, इस IMF बजट में जो IMF की बेल आउट हमें पहले मिली थी उसमें ग्रोथ नहीं हुई, तो दोबारा जब लेंगे तो उसमें ग्रोथ कैसे होगी? देखें बात सुने, एक तो मैं तो फूल्स पैराडाइज में नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ कि जो बजट दे रहे हैं वो क्या फूल्स पैराडाइज में है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। IMF को आप बुरा क्यों कहते हैं? एक तो बेचारे वो आपकी मदद करते हैं, जब आप डूब रहे होते हैं तो वो आपको डूबने से बचाते हैं और आपको निकालते हैं बाहर और आपको समझाते हैं, यार देखो अपनी मौत क्यों मरना चाहते हो, इस तरह ना मरो, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, आओ बाहर निकल लो, तैराकी का तुम्हें तरीका बताते हैं, तुम्हें पानी में रहने का सलीका सिखाते हैं। आप उनकी किसी उस बात पर तो अमल करते नहीं। देखें,
आपने रियासत को नहीं चलाया जिस तरह रियासत को चलना चाहिए था। ये आपका प्रॉब्लम है, IMF का प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर IMF कि मैं समझ रही हूँ कि आप हक में हैं, मैं तो उसूली तौर पे मैं रेहाम खान IMF के या किसी के भी कर्जे के हक में नहीं हूँ। जो बात आप कह रही हैं तनख्वाहदार तबके के हवाले से, ये आपका इशू बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत ने अपनी जेब से कुछ नहीं देना भाई, जो हैं जिस तरह के हालात हैं इन्हीं हालात के अंदर रह के आपने कारोबार करना है, इन्हीं हालात के अंदर रह के आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इन्हीं हालात में रह के इंडस्ट्री चलानी है। अगर नहीं चलती भाई बंद कर दो, तुम्हें किसने मजबूर किया हुआ है, बंद कर दो ना। राणा नदीम अब्बास साहब, जो तनख्वाहदार तबका है उसका तो चले आप दर्द नहीं समझ रहे, लेकिन आप तनख्वाह देने वालों में से भी हैं। अब हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो हमें माशरती उलूम में पढ़ाया जाता था कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, और जो एग्रीकल्चर है उसका तो हशर कर दिया। बताइए कि क्यों सब्सिडी मिलनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को, क्यों सब्सिडी मिलनी चाहिए इंडस्ट्री को? अगर मैं आपको ऑर्डर ला के दूँ कि जी अमेरिका आपकी फैक्ट्री को ये ऑर्डर दे रहा है, क्या बांग्लादेश का मुकाबला कर सकते हैं प्राइसिंग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुनो टीवी और आपका जो आपने हमें इनवाइट किया और यहाँ टाइम दिया। गुजारिश ये है कि ये मुल्क अब बिज़नेस के लिए रहा ही नहीं है। आप तो ऑर्डर ला के देने की बात कर रहे हैं। इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करना अब एक समझ लें कि चोरी ना हो तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो, मुश्किल तरीन काम मैन्युफैक्चरिंग काम है। इंडस्ट्री आपकी, आपने एक तखमीना लगा लिया, मेरे मीर साहब हमारे चेयरमैन भी हैं और इन्होंने FBR से रिलेटेड भी है, कोऑर्डिनेटर भी है माशाल्लाह से, कि 12,970 अरब रुपए आपने टैक्स कलेक्ट किया, आपने तखमीना लगा दिया। आप किस तरह इकट्ठा करेंगे? तनख्वाहदार तबका पहले बेचारा पिसा हुआ है, उससे आपने ले लेंगे। इंडस्ट्री आपकी बंद पड़ी हुई है। आप किस मुल्क में ऐसा होता है कि आप बिजली उसको इंडस्ट्री को इतनी महंगी आप सेल करें और वो मैन्युफैक्चरिंग करें? आप वो कंपटीटर आपके इंडिया, बांग्लादेश हैं, आप ईरान हैं, आपके साथ दूसरे मुल्क, उसके साथ हम किस तरह कम्पीट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर ना रॉ मटेरियल मिलता है पाकिस्तान में, ना यहाँ पर सस्ती बिजली मिलती है। आपने इतने महंगे आपने कर लिए हैं दूसरे IPPs के साथ और दूसरों के माहदे कि वो बिजली, हमारा कसूर तो नहीं है ना, ये कसूर तो सियासतदानों का जिन्होंने ये सारे काम किए। नहीं अच्छा, जी नहीं, मीर साहब कह रहे हैं हम लोग काहिल हैं, हम काम नहीं करना चाहते, हम सबको हुनरमंद नहीं है, सुस्त हैं, बहाने बनाते हैं। मैडम, इसी मुल्क ने अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त था इंडिया से करेंसी भी हमारी अच्छी थी, हमारी मार्केट वैल्यू भी, जापान यूरोप आप चले जाएं, हमारी चीज़ की वैल्यू भी थी। वो इसी मुल्क के लोगों ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की थी और इसी मुल्क के लोगों ने यहाँ से अपनी पैदावार इतनी अच्छी प्रोडक्ट बना के सेल भी की थी। क्या हुआ उसके बाद? क्या आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ करना बंद हो गई है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी एक वक्त होता था मुल्क में, उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होती थी। अब हालात ये हो गए कि ना तो इस मुल्क में अच्छी कॉटन पैदा हो रही है, और अगर इंडस्ट्री हमारी टोटल इंपोर्ट बेस पे चलती थी, उसका रॉ मटेरियल आपने मंगवाने बंद कर दिए हैं, उसके आपने लेबर के आपने एक पहले बिजली से पिसा हुआ है, एक मटेरियल से पिसा हुआ है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहे, ऊपर से आपने 37,000 रुपये वर्कर की तनख्वाह कर दी, तो इंडस्ट्री कहाँ से तनख्वाह देगी? आप टैक्स करें लेकिन रोज़गार के मौके भी पैदा करें। आप अपने अखराजात का तखमीना जो आपने लगाया कि 857 अरब गवर्नमेंट के अखराजात का तखमीना, वो खुदारा आपका मुल्क IMF के सर पे चल रहा है और आप इतने अखराजात, आपने वो डेड जो मुर्दा महकमे हैं उनको आप पाल रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन तो करें, वो तो चले PIA स्टील मिल्स, ये तो इंडिया दे दिया है कि उसको प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन आप सोचें कि 13 ट्रिलियन का जो हदफ है, अगर एक दो अच्छे ऑर्डर आ जाएं तो क्या हम ये हदफ अचीव नहीं कर सकते? आपने पहली बार एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया है, और इनफैक्ट मुझे आज सुबह टेक्स्ट एक मैन्युफैक्चरर से आया और वो टेक्स्ट ये आया कि अब आपको इनकमिंग रेवेन्यू से पहले एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो अगर वो लोग जो कि बनाते हैं चीज़ें, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, गारमेंट्स, वैल्यू एडिशन में काम करते हैं, उनका कैश फ्लो कैसे इफेक्ट होगा कि जब उनको पेमेंट आई नहीं, आप उनसे एडवांस में रेवेन्यू में कैसे ले सकते हैं? हमारे सर पे तलवार पहले लटकी हुई थी। एक्सपोर्टर को पहले 1 पॉइंट पर हम टैक्स दे रहे थे, हमारे पास 18% सेल टैक्स भी हम उसके साथ दे रहे थे, जो कि हम बाद में हमें वसूल होता है। इस दफ़ा हमने ये तजवीज़ दी थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या दूसरी इंडस्ट्री हो, कि इनको आप ये फ़िक्स टैक्स पे ले आएँ, 1 या 2 या 3% पे फिक्स कर दें, जो नाकाबिले वापसी कर दें, वो हम खुशी खुशी देने को गवर्नमेंट को तैयार है। लेकिन ऐसे हम पे लगाएं कि जो हमें आगे से अभी हमारी पेमेंट ही वापस नहीं आती, तो आप एडवांस हमसे टैक्स लेना शुरू कर दिए। ये हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई कि सबसे ज़्यादा इस दफ़ा इंडस्ट्री भी ये भी कह रहे हैं कि मीर साहब कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा बजट आया। मैं इसको इंडोज नहीं करता, मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए सबसे तबाहकुन ये बजट आया। पूरी दुनिया में इंडस्ट्री चल रही है 9 सेंट पे, पूरी दुनिया में,
पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ पर 22-23 सेंट पे पहुँचा हुआ, और ये नामुमकिन है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी पहले। उमर रऊफ साहब आए हुए हैं। उमर रऊफ साहब, आप नौजवान तबके की नुमाइंदगी करते हैं। काफ़ी एतराज़ात, लोग कहते हैं ये जो नौजवान नस्ल आई है ये तो है ही किसी काम की नहीं, हुनरमंद नहीं है। आप माशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि आप ज़रा तारुफ भी कराएं कि आप। जी, मैं यहाँ का गुलबर्ग सिटी टावर का बेसिकली चेयरमैन हूँ। ठीक है। और ताजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हम बेसिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड काम करते हैं, जो मुल्क के अंदर जो जितना फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है वो हम फैब्रिक से रिलेटेड करवाते हैं। ठीक है, ये जिसको हम मशीनी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। मशीनी एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन को भी। अच्छा, आपका तो जब हमने इकोनॉमिक रिव्यू देखा तो आप वो वाहिद एक एरिया है जिसमें थोड़ा बहुत मतलब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा उसमें स्लैक या स्लगिशनेस दिखाई दी है, लेकिन आपका जो मलबूसात हैं और मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन को दें कि आपके कपड़े पसंद करें, लेकिन मैं सोचती हूँ इससे भी बेहतर हो सकता है, मार्जिन्स बड़े हो सकते हैं। जी हो सकते हैं। अदरवाइज आप आपने शो स्टार्ट किया, आपने एक बात की थी कि जैसे ईद के दिन त्योहार हैं और लग नहीं रहा कि ईद है। बिल्कुल। आप ये एक शॉपिंग मॉल है, इधर 200+ शॉप्स हैं, और आप एक भी शॉप पे जाएंगे आपको कस्टमर नज़र नहीं आएगा। जैसे आपने कहा कि आपके पास अगर एक सूट पुराना पड़ा हुआ, आपने कहा मैं ईद पे वही पहन के अपना गुजारा करती हूँ। अदरवाइज़ यही हमारी इकॉनमी का भी हालात हुए हुए हैं, मुल्क के अंदर मतलब मैनेजमेंट सिस्टम हमारा भी ठीक नहीं है। टैक्स हम इकट्ठा करना ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है जो टैक्स दे सके। अच्छा, आपका चूँकि काम ज़ाहिर है धागे का और मशीन का है, आप मुझे बताएं कि जो बंदिशें आई हैं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं, स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सी ख़वातीन भी आप काम करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बैंक रेट के साथ चाहे वो 1.5%, 1%, इससे कम से कम मैं तो अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकती। मैं कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकता और तसलसल भी बिजनेस का नहीं कर सकते, आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि अब जो बंदिशें मज़ीद आई हैं उनसे आपका बिजनेस कैसा इफेक्ट होगा? जी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अदरवाइज़ जो कर रहे हैं वो 90% लोग इस टाइम डिफ़ॉल्ट सूरत हाल में, और जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं वो सिर्फ बैकअप यूज़ कर रहे हैं कि इसको फ़िलहाल ये 102 साल देखते हैं कि मुल्क किधर जा रहा है। अदरवाइज़ आप जिस भी कारोबारी बंदे के आगे माइक करेंगे वो यही कहेगा कि बस आपको क्या बताएं कि कपड़े वाइट हैं, अंदर से हम मैले ही हुए हैं। इस तरह के मुल्की हालात हुए हैं कि सिर्फ वो सर्वाइव कर रहा है कि जो मुल्की हालात हैं 1-2 साल देखते हैं कि मुल्क किधर जा रहा है। अदरवाइज़ 90% आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास माइक लेके जाएंगे, वो कहेंगे कि इंडस्ट्री बस एक शिफ्ट चला रहे हैं, दूसरी शिफ्ट बंद की गई है। जो टैक्स देना चाह रहे हैं वो उनसे लिया नहीं जा रहा, जो लेना जिनको नहीं देना चाहिए उनसे लिया जा रहा है। ये ज़्यादती हो रही है। टैक्स एडवाइज़र हमारे पास आए हैं और टैक्स लॉयर भी हैं। आशिक साहब, आप आशिक अली राना साहब हमारे प्रोग्राम में पहले भी आए हैं। बजट को आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या मेरी जो दुखती रग है यानी तनख्वाहदार तबके पे, जिसके ऊपर ज़ाहिर है हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा 13 ट्रिलियन का हदफ और सबसे ज़्यादा बोझ ज़ाहिर है तनख्वाहदार तबके पे पड़ा है। ज़ाहिर तनख्वाहदार तबके की जब हम बात करते हैं तो तबका वो है जो कि प्राइवेटली एम्प्लॉयड है, क्योंकि तनख्वाहें तो बड़ी हैं लेकिन सरकारी नौकरियों पे बड़ी हैं। क्या कहेंगे आप? अगर तनख्वाहदार तबके का अगर कोई टैक्स की रेशो बढ़ी है तो आप देखें इन्फ्लेशन तो हुआ है, इसमें अगर उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है, 25% उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है कि जो 17 ग्रेड तक जो हुआ है 25% हुआ है, 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक 20% हुआ है। जी, सो लेट मी रिपीट कि तनख्वाहदार तबके पे जब बोझ बढ़ा है तो आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट दोज हु आर प्राइवेटली एम्प्लॉयड। मैं तो प्राइवेट निजी जो एम्प्लॉयड हैं, जो कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयड हैं, जो आम सर्विस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, उनकी तनख्वाह में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। आपने मिनिमम वेज में 3-4 हज़ार का इजाफा किया है, 32 से 36 हज़ार कर दिया है। और वो भी इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? देखिए मिनिमम वेज तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट नहीं होता ना। 32 हज़ार कौन दे रहा था? जी कोई नहीं। 37 हज़ार कौन देगा? जी वो ये है कि हमारा जो FBR का दायरा है उसमें हुकूमती अफसरान को चाहिए कि इन लोगों को ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस की तरफ जाएँ, उन लोगों को टैक्स नेट में लेके जो ऑलरेडी टैक्स नेट में नहीं है, बजाय जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उन्हीं को हम निचोड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। लेकिन बट इस बजट के अंदर एक खुशाइंद बात यह है कि उन्होंने ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस की तरफ अपना एक पहला कदम जो है वो उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे
उनका हम नॉन फाइनल रेट जो इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने। चलते हैं बिज़नेस कम्युनिटी से भी ये बात सुनते हैं। हाफिज़ साहब, आप रिक्शा जो एसोसिएशन है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, ताजरान में जो, तो ज़रा एक्सप्लेन करें कि आपका एक्चुअली क्या बिज़नेस है और किन लोगों की आपकी नुमाइंदगी है और आप कैसे अफेक्ट हुए हैं बजट से। ये हाफिज़ रिजवान भट्ट मेरा नाम है। रिक्शा मार्केट लिटन रोड जो है लाहौर में, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ऑटो पार्ट्स, क्योंकि रिक्शा में ज़ाहिर बात है जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं चाइना से हमारे, क्योंकि इंजन इसका रिक्शा का जो है वो चाइना से आता है और काफ़ी सारा सामान और भी जो है ना वो चाइना से आता है। और पार्ट्स जो है वो तकरीबन जौन सा भी बजट आता है, हुकूमत जौन सी मर्ज़ी हो, उस पे जो है ना मज़ीद टैक्सेस लगते हैं। और जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, जैसे अब ये टैक्स इन्होंने बताया है बजट में कि 20 रुपये लेवी जो है ना इसका वो बढ़ा रहे हैं उसमें, तो पेट्रोल जो है जैसे ही बढ़ेगा तो रिक्शा जो है वो वैसे भी वो गरीब आदमी की सवारी है, ठीक है, वो चलाने वाला भी फैक्ट, उसमें बैठने वाला भी उसको नुकसान होगा, ठीक है। और जो उसके पार्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, जो लग रहे हैं और हर दफ़ा लगते हैं, मज़ीद बढ़ते हैं। इस वक्त आप हैरान होंगी कि आज से ये 5-6 साल पहले ये रिक्शा 1.5 लाख रुपए का था, जो आज 4.5 लाख रुपए का हो गया है, ठीक है। और गरीब ने लेना है और उसी ने चलाना है, और लोगों ने जो अवाम, गरीब अवाम जो है वो उसमें सफ़र करती है, ठीक है। तो इससे जो टैक्सेस लगते हैं हमारी यूनिवर्सिटी पे लगे हैं, या पेट्रोल बढ़ेगा तो उससे बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो नुकसान है। आपके बराबर में बैठे मैं चाह रही हूँ कि अपना तारफ़ कराएं जी, आप किस बिज़नेस से ताल्लुक़ है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यूरो अप्लायंस सिटी मेरी कंपनी है और किचन अप्लायंसेस हम इंपोर्ट करते हैं यूरोप से। तो आप पे तो बड़ा बुरा वक्त आया। तो हमेशा से ही रहा जी, लेकिन ये है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए। 2018 से पहले जो टैक्स लगते थे उस वक्त हालात और थे, और इस वक्त जो कारोबारी पोजीशन ये है कि सरवाइव वही कर रहा है जिसके पास कोई रास है, और मोस्टली लोग तो पाकिस्तान से मूव कर गए हैं। अगर आप 1 साल की आपके पास अपना, मैं आप बिकॉज जाहिर है ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टैक्स देना हर एक को तकलीफ होती है। लेकिन यूके हो गया, यूएस हो गया, लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा बिजनेसेस दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन टैक्स से हर कोई बचना चाहता है। ये तो एक मुसद्दका हकीकत है, हर किसी को तकलीफ होती है। हम बल्कि वहाँ पे 40%, 42% से टैक्स हमारा शुरू होता है जब आपकी नौकरियाँ शुरू होती हैं। लेकिन आप, चूँकि आपका लग्जरी इंपोर्ट का बिजनेस है और आपकी बड़ी स्मॉल क्लाइंटेल होगी, क्योंकि वही लोग जो कि ये मगरबी जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो अफोर्ड भी करते हैं, पता भी है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिजली भी है कि वो इस्तेमाल कर सकें। आप कैसे अफेक्ट हुए हैं और आपके पास क्या मतलब राह निजात क्या है? हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं क्योंकि इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन रुक चुकी है। लोग, हमारा कंस्ट्रक्शन के साथ बिजनेस है, फिर लग्जरी टैक्स भी है, तो इस वक्त जो है आप देखें सीमेंट से लेके आपका जितना मटेरियल है वो इस वक्त उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कंस्ट्रक्शन से आप कैसे जुड़े हुए हैं कि नए घर बन रहे हैं, नए घर बनते हैं, उसमें अप्लायंसेस देते हैं, ठीक है, तो वो जब तक, जिसको हम वाइट गुड्स कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी ये कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट शुरू नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, रोज़गार नहीं बढ़ेगा, इससे भी हमारा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। जनाब, आपने हमारा बहुत ही लाइवली जिरगा सुना और देखा, और मकसद इस जिरगे का करने का यही है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सुनो आवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ। और आज जो आवाम की आवाज़ है वो हम कारोबारी तबके के पास इसलिए आए हैं, हम सनतकारों के पास इसलिए आए हैं क्योंकि अब जिन पे टैक्स पहले नहीं लगा था उन पे भी टैक्स लगने का थोड़ा बहुत अंदेशा या इंदिया दिया गया है। और जो शोला बयानी हमने यहाँ पे देखी है, मैं ये चाहती हूँ कि अपने हक़ के लिए जो आपका हक़ बनता है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को छोड़ने के ख्वाब बिल्कुल ना देखें, और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में कारोबार कर सकें, ईज़ ऑफ बिज़नेस हो, पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगा भी सकें, बिज़नेस स्टार्टअप भी कर सकें, और लगी हुई फैक्ट्रियां बंद करने का सोचे भी ना। आपके लिए आसानियां हो, चाहे आपकी पसंद की हुकूमत हो, आपका पसंदीदा लीडर हो, लेकिन आपको ये हक़ हो कि आपका मुतालबा, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, और अगर बजट में कोई तहफ़्फ़ुज़ात, कोई रिजर्वेशन है तो उसमें करेक्शन हो। ये IMF का बजट इस हुकूमत ने दिया है, अब SIFC भी है, अब एक अप्रोचेबल FBR भी है, अब एक अप्रोचेबल पंजाब हुकूमत भी समझी जाती है।
एक अप्रोचेबल ऑलमोस्ट कोalition गवर्नमेंट भी समझी जाती है, लेकिन जब तक तमाम फरीकैन को बार बार ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, बार बार इस्लाहात नहीं की जाएंगी, तो हम वो ख्वाब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा है कि सिंगल डिजिट में इस साल के आखिर में हमारा बैंक रेट आ जाएगा, या वो ख्वाब जो कि शहबाज शरीफ ने देखा है कि हम दोबारा एक दफ़ा एशियन टाइगर बन जाएंगे, या वो ख्वाब जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने देखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, वो ख्वाब हमारे पूरे नहीं होंगे अनलेस वी ऑल पुल टुगेदर। एंड वी विल ऑल पुल टुगेदर जब हर एक फरीक की, हर एक तबके की सुनी जाएगी। सुनो अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।